परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ठाणम आगम के छठे स्थान का 38वां सूत्र है। छहिम दिशाहिम जीवाणम गति पवत्तति तंजहा पायीणाए पदीणाए दाशिणाए उदीणाए उड्ढाए अधाए। जीवों की गति 6 दिशाओं में होती है। यह जगत का नियम है। देहधारी का, प्राणी का कभी न कभी अवसान भी होता है, और अवसान होता है तो आगे भी कहीं जीव जाता है। संसारी अवस्था को पूर्ण करेगा तो फिर मोक्ष में जाएगा, अन्यथा संसारी अवस्था में किसी न किसी गति में, योनि में जन्म ले लेगा। तो मृत्यु के बाद गति होती है जीवों की, वह 6 दिशाओं में होती है। यानी समुच्चय में जीवों की गति 6 दिशाओं में होती है। पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में या अधः दिशा में। यह एक आगति गति का नियम है। इस सूत्र में गति की बात बताई गई है। मृत्यु के बाद गति होती है। इस बात को हम कुछ जीवन के संदर्भ में जोड़ें कि आदमी जीवन जीता है तो जीवन की गति अधोगामिनी हो रही है या ऊर्ध्वारोहण वाली हो रही है, या फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सामान्य रूप में रह रही है। हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी यानी उन्नतिगामी बना सकते हैं, और अवनतिगामी भी जीवन बन सकता है। जो आदमी अपने जीवन को ऊर्ध्वारोहण की तरफ आगे बढ़ाता है, अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण करता है, वह व्यक्ति स्वयं ऊंचा ऊर्ध्व हो जाता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने मानो कि एक ऊर्ध्वारोहण का प्रयास किया था। कार्तिक शुक्ला द्वितीया की तिथि आज है, और 104 वर्ष पूर्व एक शिशु का लाडनों के खटेड़ वंश में, लाडनों की दूसरी पटी के उस मकान में आज के दिन, आज की तिथि में जन्म हुआ था। और कार्तिक शुक्ला द्वितीया को जन्म हुआ, बच्चे हुए, तब तक बच्चे थे, तब तक तो कार्तिक शुक्ला द्वितीया का महत्व था, तो उनके परिवार के बीच में भले कोई सामान्य महत्व रहा होगा। जब आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ के जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के सम्राट बन गए, अनुशास्ता बन गए, और बाद में कुछ यह जन्म दिवस मनाने का भी क्रम शुरू हुआ, फिर इस कार्तिक शुक्ला द्वितीया का महत्व बढ़ गया, ऐसा प्रतीत होता है। मैं एक बार गुरुदेव तुलसी के पास उपासना में बैठा था, और भी संत रहे होंगे।
पश्चिम रात्रि का समय, तो गुरुदेव तुलसी ने फरमाया जन्म दिवस कैसे मनाया जाने लगा था। तो उन्होंने फरमाया कि शुभकर्ण दसानी इस जन्म दिवस के संदर्भ में कुछ लिख करके लाया करता था, और फिर यह क्रम यूं जन्म दिवस मनाने के रूप में आगे बढ़ गया था। गुरुदेव ने कहा मैं तो अपना जन्म दिवस मनाता था, मैं इस दिन अपनी साधना करता था, विशेष को जप करता था, इस रूप में मैं खुद अपना मनाया करता था। फिर यह जन्म दिवस इस समारोह के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उपक्रम के रूप में मनाना शुरू हो गया था। तो यह गुरुदेव तुलसी के चरणों में मैं बैठा था, तब गुरुदेव ने यह बात फरमाई थी कि कैसे जन्म दिवस मनाना का क्रम शुरू हुआ था। कार्तिक शुक्ला द्वितीया, जब गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तब तो अन्य रूप में इसका एक महत्व वो सामने आता था। गुरुदेव तुलसी के पास हम लोग बैठते थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधारते थे, फिर बड़ा समारोह होता था। वो तो खैर अलग समय था, जब इतना थोड़ा आमोद प्रमोद का सा या उल्लास का रूप बनता था। या कई बार एक व्यक्तित्व के चले जाने के बाद वो कोई कोई दिवस भी उतनी उल्लासवत्ता वाले नहीं रहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। खैर, आज के दिन एक ऐसे शिशु का जन्म हुआ था, जो शिशु एक महान पुरुष बन गया। हमारे धर्म संघ को आचार्य तुलसी परम पूज्य गुरुदेव के रूप में एक अनुशासता प्राप्त हुए, और उन्होंने अपने आचार्य काल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। आदमी के भीतर कुछ प्रज्ञा की चेतना होती है, या कोई सुंदर कल्पना शक्ति होती है। यह तो एक चरण है कार्य का कि कल्पना शक्ति का होना, प्रज्ञा शक्ति का जागरण होना, यह एक चरण है। दूसरा चरण है वह कल्पना या प्रज्ञा से प्रसूत विचार एक संकल्प का रूप ले लेता है। जब तक हमारी कल्पना संकल्प का रूप नहीं लेती है, तब तक उसका साकार होना कठिन हो सकता है। तो कल्पना पैदा हो और कल्पना संकल्प का रूप धारण करे, और फिर वह संकल्प साकार होने की अवस्था में आए, वह कार्यान्वित हो, क्रियान्वित हो। क्रियान्विति के लिए संकल्प की अपेक्षा होती है, और संकल्प के लिए एक सपने की, कल्पना की अपेक्षा होती है। तो सपना, फिर संकल्प और फिर क्रियान्विति, इन तीनों का योग होता है तो कोई कार्य अच्छा सामने आ सकता है, कुछ निष्पत्ति सामने आ सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी में कोई चेतना की विशेष कुछ निर्मलता थी, उनमें कोई विशेष क्षयोपशम था। ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा क्षयोपशम उनमें था, ऐसा मुझे अनुमानित हो रहा है। उनमें जो ज्ञान की चेतना थी, समझ की चेतना थी, और बात को प्रस्तुत करने की भी चेतना थी, हर किसी में वह होनी कठिन है। आचार्य तुलसी ने अनुद्वत आंदोलन प्रारंभ किया,
कार्तिक शुक्ला द्वितीया को अनुव्रत दिवस का रूप प्राप्त है, नाम प्राप्त है। अनुव्रत का उन्होंने प्रारंभ किया और मानो उन्होंने अनुव्रत को आत्मसात कर लिया और अनुव्रत के प्रसार में अपनी शक्ति का नियोजन भी किया। कहां दक्षिण भारत तक वे पधार गए थे, चेन्नई पधार गए, चेन्नई से भी आगे पधार गए थे। दक्षिण भारत की उन्होंने यात्रा की। तो अनुव्रत जैसा कार्यक्रम उनके पास में था और उनका अपना पुरुषार्थ भी था और उनका अपना भाग्य भी था। और तेरा पंथ का भी मानो भाग्य था कि आचार्य तुलसी जैसे अनुशासता उसे प्राप्त हुए। अनुव्रत एक सरल और मध्यम मार्ग है, मानव को अच्छा मानव बनाने का उपाय है। हम लोग अभी जो अहिंसा यात्रा कर रहे हैं वे अनुव्रत के ही प्राण हैं। जैसे 25 बोल में छठा बोल 10 प्राण का होता है, तो ये 3 चीजें जो हम अहिंसा यात्रा में प्रचारित कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अनुव्रत के प्राण हैं और ये प्राण जीवन के त्राण हैं। आज 9 नवंबर है, 4 वर्ष आज संपन्न हो गए हैं, हो रहे हैं। अहिंसा यात्रा जो हमारे द्वारा शुरू की गई थी दिल्ली से और लाल किले के उस पारिपार्श्विक या जो भी स्थान से, प्रांगण से, और हम वहां से प्रस्थित हुए थे। नेपाल के उपराष्ट्रपति वहां आए थे, हमारे साथ साथ कितने दूर वे चले थे। वो आज का दिन था 9 नवंबर का, 2014 का सन था, आज 2018 का सन है। 4 वर्ष अहिंसा यात्रा के प्रारंभ को पूर्ण हो गए हैं, हो रहे हैं। 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला और अभी हम परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की चतुर्मास भूमि चेन्नई में मानो कि 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं अहिंसा यात्रा के। और अपने गुरुदेव की चतुर्मास भूमि में मैं चतुर्मास कर रहा हूं। 50 वर्षों का मानो पुनरावर्तन चतुर्मास के रूप में हुआ है और आधी शताब्दी के बाद यह चेन्नई का चतुर्मास और चतुर्मास में आज गुरुदेव तुलसी का जन्म दिवस कार्तिक शुक्ला द्वितीया। तो अनुव्रत एक अच्छा समाधान है अनेक जागतिक समस्याओं का, ऐसा प्रकल्पित किया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आज से 38 वर्ष पूर्व उनके शासन काल में आज के ही दिन समन श्रेणी का जन्म हुआ था। समन श्रेणी 38 वर्षों की हो गई है। आज का दिन समन श्रेणी का जन्म दिवस है और समन श्रेणी ने भी गति की है। कहीं पगडंडी से गति की होगी, कहीं मध्यम स्तर की गली से आगे बढ़ी होगी, तो कहीं राजमार्ग, हाईवे, स्टेट नेशनल हाईवे जैसे पथ से भी गति की होगी। गति करना है तो कई बार रास्ता संकरा भी मिल सकता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ भी मिल सकता है,
कहीं पहाड़ी रास्ता भी, कहीं अवरोह का रास्ता भी, कहीं कंटकाकीर्ण पथ भी आ सकता है। गति करने वाले में संकल्प हो और गति कराने वाले में भी संकल्प हो, मनोबल भी हो, कुछ कांटों की चुभन को झेलने की भी क्षमता हो और कांटों की चुभन से बचने के लिए अच्छे परित्राण भी पहने हुए हों, तो आदमी कहीं पहुंच सकता है। समन श्रेणी भी गतिमती हुई है और 38 वर्षों में कितने व्यक्ति समन श्रेणी में दीक्षित हुए हैं और कितने व्यक्ति फिर श्रमण श्रेणी में आ गए हैं, समन से श्रमण श्रेणी में आ गए हैं। और कोई श्रमण श्रेणी में न आकर असमन श्रेणी में भी चले गए हैं। खैर, अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। वर्तमान में समन श्रेणी जो भारत के बाहर भी काम करती है, भारत के अंदर भी काम करती है, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट आदि के माध्यम से अपनी सेवाएं भी दे रही हैं और भी साध्वी समुदाय को भी सेवा दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में समन श्रेणी का योगदान है, श्रावक समाज की संभाल में समन श्रेणी का योगदान है। सेवा एक ऐसा तत्व है कि ये परिचर्या के रूप में जो सेवा है, खास करके साधियों की सेवा होती है, समणियों की भी समणियों द्वारा सेवा होती है। हालांकि समणियों की सेवा साधियों के लिए ली जाए, थोड़ा सा विचारणीय मुद्दा तो होता है कि समणियों से क्यों सेवा लें, उनका अपने श्रेणी है, उनको हम परिश्रम क्यों देते हैं। परंतु आखिर एक ही है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो इधर से उधर, उधर से इधर ऐसा भी हो जाता है और सेवा भी ले ली जाती है। तो समण श्रेणी समणियों की सेवा करे, यह तो सामान्य बात है ही है। साधियों की भी समणियां सेवा करती हैं। सेवा एक ऐसी चीज है कि सेवा में व्यक्ति को नहीं देखकर संघ को देखना चाहिए। यानी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, व्यक्ति कैसे अड़ियल स्वभाव का है, एक अच्छे स्वभाव का है, कैसा है, सेवा किस रूप की है, कहीं कहीं इन बातों को गौण करके हमें तो संघ की सेवा करनी है, यह भावना रहे और प्रकृति आदि बातों को गौण कर दिया जाता है तो सेवा अच्छी हो सकती है। अगर यह देखा जाएगा कि नहीं, उनकी प्रकृति कैसी है, अच्छी नहीं है, उनकी सेवा क्यों करें, उनके पास कैसे रहेंगे, भले साध्वी हो या समणी, प्रकृति पर इस रूप में ज्यादा ध्यान नहीं देकर के हमें संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए कि सेवा एक संस्कृति है। हम प्रकृति की विकृति पर ध्यान न दें, हम तो हमारी संस्कृति पर ध्यान दें कि व्यक्ति की सेवा है तो वास्तव में वह एक तरह से संघ की सेवा है। तो यह अमुक साध्वी की प्रकृति कैसी है, उनके पास कैसे ज्यादा रहेंगे, उस समणी के पास ज्यादा कैसे रहेंगे, ऐसे चिंतन को कृश करना चाहिए। और जहां भी सेवा की अपेक्षा है वहां अपने आप को भी चित्त समाधि दें, दूसरों को आध्यात्मिक सहयोग दें, बाह्य परिचर्या भी अपेक्षित हो जाती है। तो ऐसा मनोभाव हमारा, हम सभी का रहना चाहिए कि हम सेवा के मामले में अन्य बातों को गौण कर दें, पूर्व संबंधों को भी कहीं कहीं जो अशोभनीय रूप में रहे उनको भी गौण कर दे और सेवा के प्रति अपना अहोभाव रखें। तो जैसे कोई साध्वी को भिन्न समाचारी में ले जाना है और किसी रूप में सेवा करनी है, तो देखिए
समण श्रेणी तो एक तरह से वो क्या रिजर्व फोर्स जैसी एक शक्ति है। अब कहीं कहीं साधियों को तो साधियों के लिए भेजना कठिन हो सकता है, तो समणियों को आसानी से भेजा जा सकता है। तो समणियां तो समण श्रेणी तो हम इसका यह उपयोग भी करते हैं। एक ऐसी फोर्स है, ऐसी सेना है कि बस संकेत हुआ 10 घंटों में तो कहां से कहां वो फोर्स पहुंच जाए और मोर्चे को संभाल ले, स्थिति को संभाल ले। तो समणियों से हम यह अपेक्षा, हमारी अपेक्षा की पूर्ति भी होती है। तो और ज्यादा इस दिशा में समण श्रेणी मनोभाव रखें कि जहां कहीं साध्वी की सेवा की बात आ जाए, भिन्न समाचारी आदि आदि में जाने के लिए, तो यह रहे कि ठीक है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, ठीक है। खुद के स्वास्थ्य का तो ध्यान देना ही होता है भी कि मेरा खुद का भी स्वास्थ्य कमजोर है, बाकी और कोई बात बीच में आड़ी न आए। और खूब जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाना महत्वपूर्ण काम है, तो सेवा भी कोई कम महत्वपूर्ण काम नहीं है। डॉक्टरेट कर लेना महत्वपूर्ण काम है, तो सेवा में डॉक्टरेट करना भी कोई कम बात नहीं है। ठीक है, जब जैसा मौका, जहां मौका, जैसी अपेक्षा, उस रूप में। और जो समणियां विश्वविद्यालय जैसे कार्यों में इतनी संपृक्त नहीं हैं, वे तो और ज्यादा सेवा के क्षेत्र में अपने आप को नियोजित यानी समर्पित कर सकती हैं कि वो काम तो इतना है नहीं, तो यह काम हम कर सकते हैं। तो वो सेवा का भी अहोभाव, मनोभाव समण श्रेणी में पुष्ट रहना चाहिए। तो यह समण श्रेणी है जो अपने आप में एक अच्छी वैसे एक शक्ति है, और कहीं कहीं तो इतनी उपयोगी बनती है। और मैं तो कई बार यदा कदा समणियों को इधर उधर साधियों के संदर्भ में भी भेजने का विचार करता रहता हूं। समाज साधी प्रमुखा जी, साधी बरिया, ये लोग पास में रहते हैं कि भी समणियों को भेज दें। कोई संथारा हो रहा है भी अमुक समणियों को भेज दें। वो दिल्ली में वो संथारा हुआ सेठ या परिवार में, वो समणियों को भेजना कैसे भेजें, किन को भेजें। पर वो योग की बात, अमृत प्रज्ञा वहां अपने आप ही रह गई। अमृत प्रज्ञा का अकेली वहां वो फ्लाइट से मिस हो गई, वहीं रह गई। तो उनको उस परिवार में जाने का मौका मिल गया। तो कई बार तो प्रकृति खुद ही समणियों को वहां रख देती है मानो काम करने के लिए। कुसुम प्रज्ञा जी तो बैठ चुकी थी वो फ्लाइट में, वो तो उड़ गई, वो पीछे रह गई अमृत प्रज्ञा। तो मैंने कहा अच्छा शायद अच्छा हो गया है, उस परिवार को अपेक्षा भेजने की थी, अपने आप ही मैं तो यहां से भेजने का, यहां से भेजना निर्णय कर लिया था। तो सूचना मिली अमृत प्रज्ञा वहां रह गई, तो अच्छा अच्छी बात है, यहां से नहीं भेजे, वहीं से काम हो जाए फिर। तो मतलब यानी समणियां कितनी उपयोगी बनती है। तो समण श्रेणी की उपयोगिता है, और भी विकास होता रहे। वो समण श्रेणी खूब आरोहण, ऊर्ध्वारोहण की दिशा में आगे बढ़ती रहे। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, जो हमारे महान आचार्य, महान गुरुदेव, उनके प्रति हमारी बार बार श्रद्धांजलि, श्रद्धार्पण।